Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is metallurgy lecture number 4, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा प्यार से वहीं से बात करेंगे जहां पे लास्ट हमने खत्म किया था. ठीक है, लास्ट क्लास तक मतलब लेक्चर नंबर 3 तक हमने क्या क्या चीजें समझ ली है ना. टाइप्स ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना. ओर को फिर ऑक्साइड तक कन्वर्ट कर लिया था. सारा यहां तक कहानी, जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं समझ लिया था. अब उसके आगे का स्टेप हमें देखना है कि अब ऑक्साइड ओर से मेटल में कन्वर्जन कैसे होगा. तो उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा. रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल. तो आज की इस प्यारे से क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिडक्शन मेथड है जिससे हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं. तो आज का यही अपना टॉपिक होगा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर. देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिडक्शन क्या है, तो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन. अब ध्यान देना, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल टारगेट हमेशा पता होना चाहिए, है ना. हमेशा बोलता हूं. अब इसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. तो जो लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स है लाइक Zn, Fe, Cu, है ना, इन सब के जो ऑक्साइड्स है इनको हम किसी पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या कर सकते हैं, आसानी से, है ना, मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इनके ऑक्साइड्स को किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यूज होता है रिडक्शन में, है ना, फॉर दिस मेटल ऑक्साइड्स इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी. पायरोमेटलर्जी क्या है, पायरो का मतलब होता है हीट, मतलब मेटलर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी. तो ऐसे मेटल्स जो लो रिएक्टिव मेटल्स है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको याद नहीं करना है, कोई पूछने वाला नहीं है, डरना मत. ठीक है, तो इनके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके मेटल ऑक्साइड के साथ रिड्यूसिंग एजेंट रख देते हैं और उसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं. तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद अ सुटेबल एजेंट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी. अब पायरोमेटलर्जी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्म आता है स्मेल्टिंग. तो स्मेल्टिंग क्या होता है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, है ना. तो जो सुटेबल रिएजेंट, जैसे अभी बोला ना कि पायरोमेटलर्जी में क्या करना है, पायरोमेटलर्जी में सिंपल अपना क्या ब्लूप्रिंट होगा, मेटल ऑक्साइड, है ना, साथ में क्या रखना, रिड्यूसिंग एजेंट, साथ में क्या कर देना, हीट. तो कहां कन्वर्जन हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड कहां कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में. तो यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे जनरली कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हम पायरोमेटलर्जी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स है जिसको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. मतलब मेटल ऑक्साइड कहां कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में. ठीक है, और ये कार्बन अगर है तो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, CO में. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा CO2 में. जैसे ZNO है, तो ZNO ऑक्साइड को अगर हमें रिड्यूस करना है ना, ZNO से हमें मेटल चाहिए, जिंक चाहिए. ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्बन के साथ उसको रिड्यूस करवा देंगे तो बन जाएगा Zn और CO. सिमिलरली PbO को अगर रिड्यूस करना है तो PbO को भी कार्बन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. तो स्मेल्टिंग, अब स्मेल्टिंग क्या है समझ में आ गया, है ना, कि सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. और बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है स्मेल्टिंग में वो क्या है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. लास्ट क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी स्मेल्टिंग के लिए, कि जो स्मेल्टिंग है वो ब्लास्ट फर्नेस में होता है. बात समझ में आया. तो आई होप कि पायरोमेटलर्जी उसमें भी पहला स्मेल्टिंग क्या है, क्लियर है. इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद एनसीईआरटी में देखोगे तो रिडक्शन बाय हाइड्रोजन भी है. बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड है जिसको हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है. फिर है रिडक्शन बाय Na और Mg. बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड है जिसको सोडियम या मैग्नीशियम रिड्यूस कर देता है. तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीन पे देख लो, नोट्स बना लो. ठीक है, डेट्स ओके. हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, हमारे लिए स्मेल्टिंग इंपॉर्टेंट है. तो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन, है ना, और ये होता किसमें, तो ब्लास्ट फर्नेस में, इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, नेक्स्ट जो रिडक्शन प्रोसेस है वो है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, जिसको भी बोलते हैं गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रिडक्शन में जो सेकंड मेथड है वो है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड है जिसको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्यों नहीं कर पाता है, इसका जवाब इलिंगम डायग्राम दे दिया था, ठीक है ना। तो आई होप कि वो जवाब हमसे नहीं मांगोगे। तो मैनी मेटल ऑक्साइड लाइक Cr2O3, Mn3O4, Fe2O3, ये सबको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इजिली रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसको रिड्यूस कौन करता है फिर? एल्यूमिनियम, है ना। तो बेसिकली व्हाट इज दिस गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस? व्हाट इज दिस कॉल्ड एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस? बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पे हम हीट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस बोलते हैं। तब द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू द मेटल विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड व्हाट? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। अब ये रटना जरूरी नहीं है। देखो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एग्जाम में हमारे क्वेश्चन सही हो, हम इसलिए पढ़ रहे हैं, है ना। हम बकवास हिस्ट्री रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा है सब कुछ हमें याद करना है। हमें सिर्फ वही चीजें अपने माइंड में रखनी है जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। जो कचरा है उसको बाहर निकाल के फेंको, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कोई चीज को मत पढ़ो कि वो किताब में लिखा हुआ इसलिए हमें पढ़ना है। हमें किसी चीज को याद इसलिए करना है, हमें किसी चीज को अपने माइंड में इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत है कि नहीं है? ऑलरेडी नहीं है भाई, इतना चीज हो जाता है एग्जाम का ही, वो तो याद नहीं हो पाता। आउट ऑफ एग्जाम क्या याद होगा? तो हम उन पॉइंट्स पे, कहने का मेरा मतलब क्या, हम उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे हमने देखा ये प्रोसेस क्या है भाई, हाँ मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है मेटल में, तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, है ना, रिडक्शन हीट करके, ठीक है। होता कहां? ये ब्लास्ट फर्नेस में। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। हाँ, उसी तरीके से फिर आया कि गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड है जिसको कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है? रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, है ना, रिडक्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ध्यान समझना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखो अगर तुम इस रिएक्शन को, जैसे Cr2O3 को एल्यूमिनियम ने क्या किया? रिड्यूस कर दिया। तो Cr कहां चला गया? सॉरी, Cr2O3 से क्या बन गया? Cr, मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन। एल्यूमिनियम यहां पे देखो कहां कन्वर्ट हो गया? Al2O3 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है उसमें जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। ये क्या कर रहा है? इसको तो ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है इसको रिड्यूस करके मेटल में पहुंचा दे रहा है, जबकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब भी तो यही था ना कि जो दूसरे को क्या करे? रिड्यूस करे, खुद क्या हो? ऑक्सीडाइज हो। तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कि कई बार आया है ना, कि इन एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इज, तो याद रखना एल्यूमिनियम, ठीक है। यहां पर जो Cr मिलता है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है, और चूंकि ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। इसलिए मेटल जो भी यहां पे मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। सिमिलरली ये भी रिएक्शन है, तो कोई इस रिएक्शन को रट्टा मत मारना यार, कोई इस रिएक्शन को है ना रट्टा मत मारना, कोई नहीं पूछने वाला भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। रिएक्शन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, है ना। लोगों ने क्या किया? पैसे कमाने के चक्कर में, हाँ भैया हम तो ये पढ़ाते हैं, हम तो वो पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चों से रिएक्शन कह रहा है कि हमारे पास ट्रिक है रिएक्शन रटवाने की। अरे पगले, जो रिएक्शन कोई पूछने वाला नहीं है उसको क्यों तुम रटवा रहे हो? है, बच्चों का माइंड खराब कर दे रहे हो। फिर तुम कोटा फैक्ट्री दिखाओगे, ठीक है। फिर तुम कहो कि मत पढ़ो, फिर तुम कहो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे पास भी बच्चे हैं, एक ऐसा बच्चा था इसी साल, उसको, है ना, इसी में, है ना, यही सब किसी ने अब ज्यादा इंस्पायर हो गया होगा कोटा फैक्ट्री से। एक सब्जेक्ट पे कम ध्यान दिया, उसका परसेंटाइल थोड़ा कम हो गया। रैंक कहां से आएगा? तुम तीनों नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। और जेईई एडवांस में तो तीनों सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई होना जरूरी है, इसलिए सारे सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही है। क्या है ना, गलत तरीके से डायरेक्ट किया गया है बिजनेस के लिए बस, है ना।
अब इन रिएक्शन को लोग रटवाएंगे, देखो हम इसका ये ट्रिक दे रहे हैं हम, अरे पगले कोई पूछने वाला नहीं, क्यों रिएक्शन को रटवा रहे हो? जो क्वेश्चन यहां से आता है वो बस इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको ध्यान रखो कि जो एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो एल्यूमिनियम है। साफ साफ देख सकते हैं कि क्यों है, ठीक है, बस इतना। कोई अगर कोई पूछेगा तो रिएक्शन देके पूछेगा ना, रिएक्शन क्यों, मतलब वैसे रिएक्शन हमको इनऑर्गेनिक में याद करने पड़ते हैं जहां पे कोई लॉजिक हो, जैसे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा हो, है ना, या फिर कंफ्यूजन हो, वैसे रिएक्शंस ब्लॉक्स में रटना, इधर कुछ नहीं अभी, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है कि अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें, क्या बात करें, आयरन ऑक्साइड वाला रिएक्शन देखना जरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो Fe2O3 है इसको रिड्यूस कर सकता है एल्यूमिनियम, लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा महंगा होता है आयरन से, तो इसलिए आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए जो इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन है उसमें एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है, क्या एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, तो आंसर है हां, बिल्कुल कर सकता है। क्या इंडस्ट्रियली आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, तो आंसर है ना। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियली देखें तो एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा महंगा है आयरन से, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, घाटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज को थर्माइट प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर है, अगर ये 3:1 के रेशियो में हो, मतलब मेटल ऑक्साइड अगर 3 मोल है तो एल्यूमिनियम क्या है 1 मोल है, तो ये जो इस रेशियो का मिक्सचर है उसी को क्या बोलते हैं, थर्माइट बोलते हैं। जैसे जैसे है ना, अपना हो गया Fe2O3 प्लस Al, है ना, तो ये 3:1 के रेशियो में, तो इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, थर्माइट मिक्सचर बोलेंगे, है ना। तो इनके ये मिक्सचर को भी थर्माइट बोल सकते हो, इसको भी थर्माइट बोल सकते हो, इसको भी थर्माइट बोल सकते हो, रेशियो बस मैनेज करना है। ध्यान देना इन सारे रिएक्शन में, चूंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो जो मेटल मिलता है वो मॉल्टन स्टेट में मिलता है, तीनों ही जगह। यहां पे मैंगनीज भी मॉल्टन में मिलेगा, आयरन भी मॉल्टन में मिलेगा। अब ध्यान से देखना, चूंकि थर्माइट प्रोसेस में आयरन जो है वो मॉल्टन स्टेट में मिलता है, इसलिए इसको बेल्डिंग सब्सटेंस की तरह भी यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह ऐसा देखा होगा बेल्डिंग करने में, ठीक है, जैसे होता कि रेलवे ट्रैक बीच से टूट गया, तो आप कैसे उसको बेल्ड करेंगे, तो आयरन से, ठीक है। तो ब्रोकन आयरन्स को बेल्ड करने के लिए, है ना, यही थर्माइट प्रोसेस वाला आयरन को यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो अपना आयरन मिलता है वो मॉल्टन स्टेट में मिलता है, इसलिए द मॉल्टन आयरन दस प्रोड्यूस्ड इज यूजफुल फॉर द बेल्डिंग ऑफ द ब्रोकन आयरन। द प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट बेल्डिंग, है ना। अब यहां पे एक छोटू सा बात है जो हमारे काम का नहीं है, हमारे एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियली बट यूज होता है, कि जैसे कि अभी हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड, है ना, और एल्यूमिनियम पाउडर को रख दे रहे, ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये यार इतना इजीली रिएक्शन थोड़ी होता, थोड़ा तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम रिवन विच एक्ट्स एज फ्यूज इज एम्बेडेड इन अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड क्या करता है, इस मिक्सचर को इग्नाइट करता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। वैसे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, या तो नए जमाने में एनटीए पूछ सकता है कि एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस किसके किसके लिए यूज होता है, किसके रिडक्शन के लिए, तो Cr2O3, Mn3O4 और Fe2O3 के। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो एल्यूमिनियम। इस दो क्वेश्चन से आगे नहीं आएगा, थर्माइट बेल्डिंग समझ ही गए होगे। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो रिएक्शन है वो है सेल्फ रिडक्शन। नेक्स्ट टाइप रिडक्शन क्या है, सेल्फ रिडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है सेल्फ रिडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात सेल्फ रिडक्शन में कि ये किसके लिए यूज होता है, तो 3 मेटल के लिए, Cu, Pb और Hg के लिए। इन तीनों के लिए किसके लिए क्या यूज होगा रिडक्शन के लिए, इन तीनों के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज होता है, सेल्फ रिडक्शन, या फिर ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं, है ना। यहां पे कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता। कैसे नहीं रिक्वायर्ड होता वो मैं अभी समझाने वाला हूं। तो सब लोग, जैसे कैसा क्वेश्चन आएगा कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ रिडक्शन कांट बी यूज्ड, है ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सेल्फ रिडक्शन कांट बी यूज्ड, तो तीनों ऑप्शन में तो ये रहेगा, चौथे ऑप्शन में मान लो मैग्नीशियम रहा, तो उसके लिए सेल्फ रिडक्शन यूज नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा। अब होता क्या है कि
इस ऐसे जो अपने जैसे जैसे कॉपर है, तो कॉपर जो है इसका और क्या होता है, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, ये पीवी लेड सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, एचजीबी एचजीएस सिनेवार के फॉर्म में पाया जाता है। तो अब सल्फाइड को तो पहले क्या कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में, तभी तो रिडक्शन करा सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को समझना, माइंड में एकदम कूल होके फोकस करना। अच्छा पॉइंट आ रहा है, अच्छा पॉइंट आ रहा है। कॉपर, लेड और मरकरी ये तीनों किस फॉर्म में मिलते हैं अपने, है ना, सल्फाइड के फॉर्म में, मतलब इनके और जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में। अब इनको रिड्यूस करना है मेटल में, तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान देना मेरी बात को कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो चूंकि ये सल्फाइड है, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो दो ही मेथड है भाई, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। बताओ क्या लगेगा, रोस्टिंग। अब यहां पे ध्यान देना, जब रोस्टिंग करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, सल्फाइड पार्शियली ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, मतलब पूरा का पूरा सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। मान लो तुम्हारा 10 ग्राम सल्फाइड है, तो जब तुम रोस्टिंग करोगे तो मान लो इसमें 6 ग्राम या 4 ग्राम कहां चल गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो कुछ सल्फाइड अभी बचा रह गया। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका, मतलब ऑक्साइड जो बन चुका है थ्रू रोस्टिंग, अब यहीं पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। मतलब ये जो एचजीएस है, समझ रहे हो ना, और एचजीओ यही आपस में ही रिएक्ट करके क्या देते हैं, फिर एचजी देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो एचजीओ का रिडक्शन हो रहा है वो कौन करा रहा है, बचा हुआ एचजीएस। बचा हुआ एचजीएस ही क्या करा दिया, एचजीओ का रिडक्शन करा दिया। यहां पे एक्सटर्नली कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। फिर से रिपीट करते हैं, हमारे पास कौन है, सिनेवार है। सिनेवार का रोस्टिंग कराया तो क्या बना, एचजीओ, और जो बचा हुआ एचजीएस है वही क्या करेगा, इस एचजीओ को रिड्यूस कर देगा, किसमें, एचजी में रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सेल्फ रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, किसके किसके लिए यूज होता है ना, कैन नॉट वाला क्वेश्चन पूछेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। दूसरा एक चीज पूछता है कि जब हम सेल्फ रिडक्शन करते हैं, मान लो सिनेवार का, है ना, या फिर हम सेल्फ रिडक्शन करा रहे हैं इसका, गैलेना का, पीवीएस का, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहां पे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहां पे। बहुत सिंपल सा जवाब होगा मेरा। क्या जवाब होगा, अगर हम यहां पे देखें, ये क्या है, एचजीएस, मरकरी सल्फाइड है, सल्फर यहां पे क्या है, -2 में है। ये देखो कहां कन्वर्ट हो गया, सल्फर इधर SO2 के फॉर्म में आ गया। अब यहां पे देखो SO2 में अगर देखें तो सल्फर किसमें है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये जो सल्फाइड आयन है खुद क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है, मतलब ये दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, सल्फाइड आयन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन ऑफ सल्फाइड में, है ना, जो सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो कौन यूज होता है, सल्फाइड आयन यूज होता है। बात समझ में आ गया। तो ये है ना एचजीएस, मतलब एचजीओ को रिड्यूस करने में यूज हो जाएगा, पीवीओ को रिड्यूस करने में यूज हो जाएगा। तो इन तीनों के लिए क्या यूज किया जाता है, इन तीनों के ही ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इन तीनों मेटल के लिए, है ना, इन तीनों मेटल का ऑक्साइड उसको रिड्यूस करो, क्या चाहिए, सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा। यहां पे कोई एक्सटर्नली रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी मींस व्हाट, पायरोमेटलर्जी मींस रिड्यूसिंग एजेंट प्लस हीट, है ना, प्लस ऑक्साइड, क्या दे देगा, मेटल। तो उसमें इंपॉर्टेंट था अपना क्या, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग की बात करें तो स्मेल्टिंग क्या है अपना, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन, है ना, सिंपल। फिर तुम्हारा एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस भी क्या आएगा, पायरोमेटलर्जी में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। उसका जो नेक्स्ट टाइप आया प्रोसेस रिडक्शन का, वो क्या है अपना, सेल्फ रिडक्शन है, सेल्फ रिडक्शन है। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ क्या, अब जैसे हाइड्रोजन गैस ये सब है ना, ये सब भी पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोजन गैस के थ्रू है ना रिडक्शन, ये सब भी पायरोमेटलर्जी में, लेकिन मैं करा नहीं रहा हूं उसको, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपना हाइड्रोमेटलर्जी। नेक्स्ट जो मेथड है रिडक्शन का, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी, है ना, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का, या फिर कोई भी अपना और है। ठीक है, तो वहां से अगर हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहां पे बहुत ज्यादा प्यार से।
हाइड्रोमेटलर्जी मींस क्या होता है? हाइड्रो मींस तुम क्या समझते हो? वाटर वाटर, कुछ एक्वस वैक्वस की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं ना, सिंपल, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी का दूसरा नाम होता है रिडक्शन बाय प्रिसिपिटेशन। ये भी लिख लेना, रिडक्शन बाय प्रिसिपिटेशन, रिडक्शन बाय प्रिसिपिटेशन। अब बात करें रिडक्शन बाय प्रिसिपिटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि और जो होता अपना ना उसको एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में ले चले जाते हैं। और के साथ एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस ऐड किया जो इससे रिएक्ट करके और जो प्योर और है उसको कहां ले चला गया? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ले चला गया, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अपना मेटल आ गया। अब उसको क्या करते हैं? दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से डिस्प्लेस करा देते हैं। ठीक है, देखो सिंपल, the process of extraction of metal by dissolving the ore in suitable chemical reagent and the precipitation of metal by more electropositive metal is called hydrometallurgy. And the most important thing is hydrometallurgy is used for Ag, Au and Cu. कहोगे सर एक एक मेटल के लिए ढेर सारे मेथड रिडक्शन के, हाँ है, लेकिन हम इंडस्ट्री में वो यूज करते हैं जो सस्ता होता है। ठीक है, और अभी पढ़ते चलो, तुम्हें चैप्टर के लास्ट में मैंने बोला ही है। अभी तो तुम्हें क्या है ना, अभी तुम्हें पता है कितना परसेंट क्लियर हो रहा होगा मेटलर्जी? अभी तुम्हें 50 to 60% ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, इससे ज्यादा नहीं है ना। पूरा कब समझ में आएगा? जब हम सबका अलग अलग पढ़ लेंगे। जैसे एजी का एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया अलग टॉपिक में, एयू का एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया अलग टॉपिक में, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया अलग टॉपिक में, है ना, मैंगनीज का पढ़ लिया अलग टॉपिक में, जिंक का पढ़ लिया अलग टॉपिक में, तब सारी चीज एकदम से क्लियर होगी, एकदम दिखने लगेगी कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा करते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान आसान बातें कराई जा रही है। जैसे अगर हम देखते हैं सिल्वर की कहानी कर लेते हैं कि सिल्वर का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना, इसको यूज करके, हाइड्रोमेटलर्जी को यूज करके। तो देखो ध्यान से, सिल्वर जो है वो जैसे Ag2s के फॉर्म में पाया जा रहा है। तो अब क्या करते हैं, ये अपना और है, जैसे सिल्वर का और है मान लो Ag2s, तो क्या करेंगे कहानी, Ag2s को हम सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो उससे होता क्या है, Ag जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में चला जाता है। ये बना लेते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स NaAgCN ट्वाइस, है ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। और साथ में क्या बनता है, साथ में बन जाएगा अपना Na2s, साथ में अपना क्या बनेगा, Na2s। रिएक्शन को तुम बैलेंस कर सकते हो। यहां पे क्या है, Ag2s है, मतलब इधर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 सोडियम और 2 शायद अब बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये कहानी होगी। अब ध्यान से देखना कि जो अपना सिल्वर है वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गया। ये क्या होता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या होता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्या करते हैं कि जैसे और से हमने क्या किया, मेटल को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ले चले गए, और हम क्या करेंगे कि जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है उससे मेटल को डिस्प्लेस कराएंगे, मेटल को क्या कराएंगे, डिस्प्लेस कराएंगे, है ना। तो कैसे कराएंगे, जो इससे पावरफुल है, मतलब जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस मेटल को यहां पे रख दो, तो वो मेटल क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसको रिड्यूस कर देगा। जैसे हमने Zn रख दिया, ठीक है, तो Zn क्या कर सकता है, Ag, देखो यहां पे क्या है कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में -1, x - 2 = -1, तो Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। ठीक है, अब जिंक क्या करता है, इस Ag+1 को रिड्यूस करके Ag0 में ले चला जाता है, और ये खुद कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाता है। तो यहां पर जो Ag है वो क्या हो जाएगा, Ag0 बन जाएगा, मतलब मेटल बन जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, और यहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है Zn का Na2ZnCN4, Na2ZnCN4 बन जाता है। और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, सॉल्युबल। अब इसको फिल्टर कर लो, तो Ag अलग मिल गया और ये कॉम्प्लेक्स अलग मिल गया, तो हमको यहां से क्रूड मेटल मिल गया। बात समझ में आता है। तो यहां पे पूछा क्या जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे भी Ag और Au का जब अलग अलग सेपरेशन पढ़ेंगे। तो यहां पे तुमसे क्या पूछा जा सकता है, देखो मैं बताता हूं, JEE एडवांस में ये पूछा भी गया है। बोलेगा Ag2s, ध्यान से, Ag2s + 4NaCN, है ना, ये बना रहा है मान लो x + y। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में लिखेगा x + Zn बना रहा है मान लो Z + Ag।
तो बोलेगा एक्स वाई और जेड क्या है, एक्स वाई और जेड क्या है। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब गलती क्या कराता है वहां पे, गलती क्या कराता है, कॉम्प्लेक्स जो है ना, यहां पे मान लो एजी के साथ 4 कर देगा, एजीसीएन 4 कर देगा, है ना, इस वाले कॉम्प्लेक्स में, इस वाले कॉम्प्लेक्स में एजीसीएन 2 कर देगा, या फिर बाहर एक एन करेगा। अब मैं ट्रिक बताता हूं, देखो इसके लिए ट्रिक हमें जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखो कैसे ट्रिक बनेगा। एजी और सोडियम का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ध्यान से देखो, है ना, सोडियम एक बाहर, एजी भी एक बाहर, साइनाइड इन दोनों का जोड़ दो, मतलब 2 हो गया। ठीक है, NaAg एक एक, साइनाइड 2। अब ये जो सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो जिंक वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कैसे आएगा, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं। इस वाले कॉम्प्लेक्स में तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले कॉम्प्लेक्स में तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मेटल को बस, है ना, Zn कर दो। जैसे यहां पे Na था तो क्या हो गया, Na2 हो गया। मेटल को 2 मत कर देना, बस यही ध्यान रखना है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके बस Ag की जगह पे Zn रिप्लेस करना है। मतलब Na1 था इधर, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, Na2 है, Ag की जगह पे क्या आ गया, Zn, Cn2 था तो यहां पे क्या आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आया, अरे बात समझ में आया, समझ में आ गया होगा। तो आई होप पायरोमेटलर्जी क्या होता है समझ में आया कि हमने क्या किया, और को, है ना, जैसे यहां पे सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवा के, है ना, जो मेटल है उसको सॉल्युबल फॉर्म में ले चले गए, और फिर दूसरा जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उससे हमने क्या किया, Ag को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पे ये पूछा जा सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे कौन है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है Zn ही तो है रिड्यूसिंग एजेंट। इसी ने तो क्या किया है, Ag को कन्वर्ट करा दिया किसमें, Ag में। तो इंपॉर्टेंट, एक तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बात समझ में आया, आई होप कि क्लियर होगा। अब जो लास्ट एक और मेथड है रिडक्शन का, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मतलब हम इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ध्यान देना, जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पढ़ाया ही हमने, कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, लाइक अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब, ठीक है, और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, तो उनका जो एक्सट्रैक्शन होता है, उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके फ्यूज्ड सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से। फ्यूज्ड सॉल्ट मतलब मॉल्टन सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से। जैसे अगर हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। अगर हमें मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो मॉल्टन MgCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, मैग्नीशियम मिल जाएगा। अब मॉल्टन सॉल्ट ही क्यों लेते हैं, एक्वस सॉल्ट क्यों नहीं लेते, ये हमने बताया है ना, ध्यान से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि जैसे अगर हमें सोडियम का एक्सट्रैक्शन कराना है तो हमें NaCl जो है वो मॉल्टन फॉर्म में ही चाहिए, NaCl एक्वस से हम कभी भी सोडियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। रीजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया, तुम सोचना क्या बताया था, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक अल्कली एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेटलर्जी ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट। फ्यूज्ड मतलब मॉल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। मॉल्टन और एक्वस में क्या डिफरेंस है, मॉल्टन मतलब जैसे NaCl सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है ना, NaCl था उसको पिघला दो, हो गया मॉल्टन, और एक्वस मतलब NaCl को पानी में डाल दिया तो वो है एक्वस। दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए पहली बात, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सट्रैक्शन ऑफ NaCl, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ NaCl, सॉरी Na फ्रॉम NaCl, फ्रॉम मॉल्टन NaCl, तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड होता है। सिंपल सा हम लोग जानते हैं, अरेंजमेंट जानते हैं, ठीक है। तो बैटरीज क्या करते हैं, एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, वहां पे क्या होता है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हाँ, क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो Na+ है, Na+ लिक्विड है ना, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड पे सोडियम सॉलिड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और एनोड की अगर बात करें तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये जो अपना Cl- लिक्विड है ना, अपना Cl- लिक्विड है, ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, कहां कन्वर्ट हो जाएगा,
Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, सिंपल, है ना, बोल। तो इस तरीके से हमें क्या होता है कि कैथोड पे हमेशा हमें क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है ना। अब देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उनको मैं हिंट देता हूं कि यहां पे मैंने मोल्टन NaCl ही क्यों लिया है। वहां पे कहानी होती है, अभी तुम याद कर लेना, बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चीजें तुम्हें समझ में आएगी कि कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा और एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये होता है सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कि जिस सब्सटेंस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही रिड्यूस होता है कैथोड पे, समझ रहे हो। अगर हम मान लो एक्वस NaCl लेते हैं, तो यहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। तो ये हमारे पास एक्वस NaCl है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा। एक्वस मींस क्या होगा, H2O भी होगा। तो रिडक्शन देखो, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी, दोनों ही चीज हो सकता है। Na प्लस जो केटायन है उससे क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्यों, ये Cl ऑलरेडी अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में है, तो और नीचे नहीं गिर सकता और रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो रिडक्शन के लिए दो कॉम्पिटिटर है। हमने इलेक्टर की तरह समझाया था, इलेक्शन में कैसे दो नेता खड़ा होता है लेकिन जीता वो जिसका पावर ज्यादा होता है, वैसे समझाया था कि रिडक्शन के लिए यहां पे दो कॉम्पिटिटर है, Na प्लस और H2O। इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही रिड्यूस होगा, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग सब जानते हैं कि H2O क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, Na प्लस से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहां पे रिडक्शन जब Na प्लस और H2O दोनों प्रेजेंट है तो रिडक्शन Na प्लस का होगा ही नहीं, किसका रिडक्शन होगा, H2O का होगा। तो जब रिडक्शन Na प्लस का हुआ ही नहीं तो सॉलिड कभी मिलेगा क्या, सोडियम सॉलिड नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है। अब इसको चेक कर लेना, सॉलिड ही फॉर्म में होगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए हम Na हो या मैग्नीशियम हो, मतलब जितने भी, यहां पे एक रूल बनाया था हमने, याद भी हो तुमको, कि जितने भी मेटल्स, आयंस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है, उसके एक्वस सॉल्यूशन से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मेटल आयन का रिडक्शन हो ही नहीं पाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से है ना, कैथोड पे क्या मिल जाता है हमको, क्रूड मेटल मिल जाता है। बात समझ में आया। तो रिडक्शन के हमने सारे प्रोसेस पढ़ लिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो कर लिए। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन। मींस अभी तक हमने क्या किया, हमें अर्थ क्रस्ट से ओर मिला है ना, हमने उसको क्या किया, क्रस्ट ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, ओर को फिर हमने क्या किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड को हमने क्या किया, मेटल में रिड्यूस भी कर लिया। लेकिन यहां से जो अभी मेटल मिला है वो एकदम 100% प्योर मेटल नहीं है, वो क्रूड मेटल है। तो उसको अभी क्या करना है, प्यूरिफाई करना बाकी है। तो अगले क्लास में जो कि लास्ट प्रोसेस होगा मेटलर्जी का, प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंडिविजुअल के लिए है ना मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो 3-4 लेक्चर और लगेंगे, मेटलर्जी में खत्म हो जाएगा। तो आई होप कि रिडक्शन वाले सारे प्रोसेस आपको क्लियर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।